हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग विजन आईएएस का कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर, तो आगे का हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है? तो जहाँ यहाँ तक तो हो चुका था, काफ़ी न्यूज़ हमने कवर कर ली थी। तो आज हमको करना है जी20 शिखर सम्मेलन प्रदर्शित सांस्कृतिक पहलू। शायद ये भी हो गया था, नहीं हुआ था। ठीक है? तो उसमें जी20 में इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, जो कि महाउपनिषद से लिया गया था। और जी20 शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित जनजाति कला कृतियां जो हुई थी, जैसे पिथौरा चित्रकारी, जो कि गुजरात के राठवा, भील, नायक और ताड़ी जनजाति द्वारा बनाई जाती है तथा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। उसी प्रकार अंगोरा और पश्मीना शाल, ये तो पता ही होगा, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के उत्पाद हैं। इन्हें बौद्ध और भूटिया जनजाति द्वारा बुना जाता है। और राजस्थान की मीणा जनजाति से अम्बाबाड़ी धातु शिल्प के प्रदर्शन हुआ था। और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग, और जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान हुआ है। और उड़ीसा के कारीगरों द्वारा बनाई गई सौरा पेंटिंग। लोंगपी मृदभांड, जिसे मणिपुर की तांगकुल नागा जनजाति द्वारा बनाती है। लोंगपी मृदभांड को बनाने के लिए कुम्हार के चाक का उपयोग नहीं किया जाता है, बिना चाक के ये बनाया जाता है। जी20 में देश दो प्रदर्शनियां प्रदर्शित करते हैं। भारत की ओर से प्रदर्शन किया गया शारदा लिपि, ये ऋग्वेद पांडुलिपि है। मैक्स मुलर द्वारा संस्कृति में अंग्रेजी में अनुवाद ये प्रदर्शित किया गया था। अन्य प्रमुख अनुवाद जैसे विलियम जोन्स द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित गीत गोविंद, ये पूछ सकता है कौन किया था। और जॉर्ज बुहलर द्वारा अनुवादित पयालाछी या प्रकृत का सबसे पुराना शब्दकोश है। अष्टाध्यायी के हस्तलिखित संस्करण का भी प्रदर्शन किया गया था। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण संबंधित है। भारतीय इतिहास में लोकतांत्रिक परंपरा के बारे में जाने तो प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक परंपरा में जो अथर्ववेद में दो तरह की सभा थी, इस सभा और समिति थी, जिसका उल्लेख किया गया था। और बहु सिद्धांत, जिसमें राजा बहु संघर्ष के लीडर के चुनाव के मानदंडों का वर्णन है। और दूसरी है उत्तर मेरूर शिलालेख, जो कि उत्तर मेरूर के नाम पर से विख्यात है। ये चोल शासक परांतक प्रथम 907 से 955 तक के जो शासन काल में थे, 920 के आसपास में बना था। उत्तर मेरूर चोलकालीन का एक प्राचीन गांव है। इसे कभी चतुर्वेदी मंगलम के नाम से भी जाना जाता था। ये चेन्नई के निकट है। तो लोकेशन एक बार याद कर लीजिएगा। और महासभा की संरचना और संगठन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया इस अभिलेख में। और चुनाव लड़ने की योग्यता उसमें प्रदर्शित थी, 35 वर्ष से अधिक और 70 से कम। और पिछले 3 वर्षों तक समिति का सदस्य भी हो, कदाचार, रिश्वत लेना, संपत्ति दुरुपयोग में शामिल ना हो। और खलीमपुर ताम्रपत्र शिलालेख, जो कि पाल शासक धर्मपाल से संबंधित है। इसमें बताया गया कि एक अयोग शासक के स्थान पर गोपाल का किस तरह चुनाव हुआ था। महास्थान अभिलेख, जिसमें मौर्यकालीन अभिलेख है, और इसमें सम्राट अशोक के जीवन काल के बारे में वर्णन है। और अगला अभिलेख है भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडप। इसकी स्थापना भगवान बसवेश्वर ने दर्शन शास्त्र और अनुभव के लिए लोगों को एकत्रित करने के लिए तो किया था। अनुभव मंडप मानव जाति के इतिहास में सबसे शुरुआती सांसदों में से एक थी। और प्रभुदेव इसके अध्यक्ष थे और भगवान बसव इसके प्रधानमंत्री थे। और भगवान बसवेश्वर के बारे में जाने तो 1105 से 1167 तक थे। ये 12वीं शताब्दी के कवि थे और इनका जन्म वर्तमान कर्नाटक में हुआ था। और दक्षिण में सामाजिक धार्मिक सुधार, अनुभव मंडप, वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। फिर है पार्लियामेंट हाउस के बारे में, तो आपको काफी तो कवर भी कर लिया होगा। तो जैसा कि आपको पता है, पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था, जो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत बना था। और इसमें 1931 में शुरू हुआ था, सेंट्रल विस्टा शुरू किया गया था। इस योजना में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट का निर्माण शामिल है। तो इसमें राजपथ, जिसका वर्तमान नाम, ये शामिल है। दोनों और नागरिक उद्यान का विकास भी शामिल है। ज्यादा भी कि अभिलेख कार्यालय के बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार का नाम दिया गया। तो ये जो है संसद भवन में त्रिकोणीय संरचना है। और ये पद्मश्री वास्तुकार इसके हैं विमल पटेल। और ये संस्कृति के भारत की विविधता को प्रेरित करता है। 150 वर्षों की जरूरत को पूर्व ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। तो लोकसभा कक्ष को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। और राज्यसभा पुष्प कमल पर। और संसद भवन का जो प्रांगण है वो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगाया गया है। और सेंगोल या राजदंड, ये तो पता ही होगा, अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया। और राष्ट्रीय प्रतीक को संसद के भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया। सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बनी सिंह आकृतियों का भी इसमें है। और भदोही से उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हाथ से बुने कालीन का से इसको सजाया गया है।
और जल, थल और नभ को समर्पित 6 द्वार बनाए गए हैं और मुख्य द्वार अशोक चक्र है और उस पे लिखा है सत्यमेव जयते। सागौन की लकड़ियों को नागपुर से, संगमरमर को गुजरात से, बलुआ पत्थर को राजस्थान से मंगवाया गया है और बांस की लकड़ी को त्रिपुरा से मंगवाया गया है, जिससे इसकी फर्श बने हैं। तो इसमें 6 द्वार हैं। तो 6 द्वार के बारे में जाने तो उत्तरी द्वार को गज द्वार बोलते हैं। गज उन्नति, ज्ञान और धन बुद्धि का प्रतीक है। ये कर्नाटक के बनवासी में स्थित मधुकेश्वर मंदिर में निर्मित समान प्रतिमा से प्रेरित है। गरुड़ द्वार जो कि पूर्वी द्वार है, ये चील के समान गरुड़ की प्रतिमा स्थापित है। देश के लोगों और प्रशासकों की कक्षाओं का प्रतीक है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में मौजूद नायक काल की एक मूर्ति है। और अश्व द्वार है, इस पर सतर्क और तैयार घोड़े की प्रतिमा है जो धैर्य, शक्ति और क्षमता और गति का प्रतीक है। और उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थापित अश्व प्रतिमाओं से प्रेरित है। उसके बाद शार्दुल द्वार जो कि पश्चिमी द्वार है। यह जो है पौराणिक जीव है, इस शक्तिशाली सभी जीवित प्राणियों में अग्रणी माना जाता है। देश के लोगों की शक्ति का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के मुरैना के सिंघोनिया स्थित शिव मंदिर में निर्मित ये प्रतिमा है। और हंस द्वार उत्तर पूर्व में है, जो हंस लोगों को एक लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण गुण, विवेक और आत्मबोध की शक्ति का स्मरण कराता है। कर्नाटक में हम्पी के विजय विठल मंदिर से निर्मित है, प्रतिमा से प्रेरित है। और मकर द्वार जो कि देश के लोगों के बीच विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिमा कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर से समान प्रतिमा से प्रेरित है। और उसके बाद 64 योगिनी मंदिर की बात करें तो संसद भवन का डिजाइन मध्य प्रदेश में मितावली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है। पुराने संसद भवन का वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर बेकर ने डिजाइन किया था। और 64 योगिनी मंदिर गोलाकार, इसमें 64 योगिनियों को समर्पित 64 कक्ष हैं और बीच में एक शिव मंदिर भी है। और 64 योगिनियां शक्तिशाली योद्धा थी तथा तंत्र और योग विद्या में संबंधित थी और इनका 1323 ईस्वी के आसपास कच्छ घात वंश के द्वारा देवपाल ने करवाया था। और जंतर मंतर की बात करें, अगला न्यूज है तो एएसआई दिल्ली के जंतर मंतर वेधशाला के संरक्षण, पुनरुद्धार और उचित कार्य क्षमता के लिए नई विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। महाराजा सवाई जय सिंह के स्थिति के बारे में जाने, 1686 से 1743 तक थे। वे आमेर के शासक थे और उन्हें मुगलों के जागीरदार थे और औरंगजेब द्वारा सवाई की उपाधि इनको दी गई थी। उन्होंने जयपुर शहर का निर्माण भी करवाया था। तो जंतर मंतर महाराजा जय सिंह द्वितीय ने भारत में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए? ग्रहों के बीच समय का अंतर अध्ययन करने के लिए, ग्रहों की गति के अध्ययन करने के लिए। और अलग-अलग स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण के कारण इनके थे एक दूसरे की अधिक दूरी पर निर्माण किया गया, ताकि अलग-अलग निर्देशांकों में जैसे रीडिंग तुलना सटीकता में सुधार किया जा सके। निर्माण का टाइमलाइन है 1724 में दिल्ली में पहली वेधशाला का निर्माण, 1738 में जयपुर में अंतिम वेधशाला का निर्माण किया गया था। वर्तमान पूरे भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया, जो कि दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। इनमें मथुरा वेधशाला का अस्तित्व समाप्त हो गया है। जयपुर वेधशाला में सबसे अधिक और अलग-अलग प्रकार के उपकरण हैं। इन उपकरणों में उपकरण शामिल हैं जिससे नए स्थान बनाए गए हैं, जैसे कंपल यंत्र, रस्सी वलय यंत्र और उन्नतांश यंत्र आदि। तो दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद प्रमुख यंत्र है, सम्राट यंत्र है, जयप्रकाश यंत्र है, राम यंत्र है और मिश्र यंत्र है। सुर्खियों में अदर आर्किटेक्चरल रिलेटेड न्यूज क्या है? गोलकोंडा का किला। तो ये जो है गोलकोंडा 13वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी और इस क्षेत्र पर काकतीय राजवंश का शासन था और ये 16वीं और 17वीं में कुतुबशाही सुल्तानों ने शासन किया था। गोलकोंडा किले वर्तमान स्थापत्य कला शाही सुल्तानों की देन है। ये किला एक विशाल ग्रेनाइट निर्मित स्थापत्य रूप में विख्यात है। गोलकुंडा कुतुबशाही सुल्तानों की प्रधान राजधानी थी। फतेह दरवाजा या ध्वनि प्रभाग ये गोलकुंडा के इंजीनियरिंग के कई प्रसिद्ध आश्चर्यों में से एक है। सीरी फोर्ट तो 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। सीरी फोर्ट का इस दिल्ली के 8 शहरों में से एक माना जाता है। 1303 ईस्वी में अपनी राजधानी सीरी की नींव रखी थी अलाउद्दीन ने और हौज खास नामक एक जलाशय भी खुदवाई गई थी। उसने एक अर्धगोलाकार प्रवेश द्वार का भी निर्माण कराया था। इसे अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसमें घोड़े की नाल के आकार का मेहराब, इसमें कमल की आकृति उकेरी गई है। एकात्मकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ वननेस तो आदि शंकराचार्य जगत गुरु जी भी जिनको कहा जाता है, उन्होंने 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया था। उनका जन्म केरल के कलाडी में होता। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। इसे एकात्मकता की मूर्ति का नाम दिया गया है।
स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जो कि गुजरात के वडिया में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो संत श्री रामानुजाचार्य द्वारा है हैदराबाद में। और स्टैचू ऑफ पीस जो कि आचार्य जी श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर का है राजस्थान में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा भी बेंगलुरु में है। ठीक है, अब उसके बाद अगला न्यूज हम कवर करेंगे चित्रकला और अन्य कला शैलियों से, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्ट्स है। तो इंस्क्रिप्शन एंड सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री, मतलब इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेख। तो हाल ही में पुणे स्थित भंडारगर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता ने प्राचीन ताम्रपत्र पांडुलिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। यह पांडुलिपि प्राचीन संस्कृति का वितरित शिला भट्टारिका का है। शिला भट्टारिका की बात करें तो बादामी के चालुक्य शासक विजयादित्य की शासनकाल की मानी जाती हैं, मतलब 696 से 733। इन ताम्रपत्रों को वराह जंगली सुअर मुहर वाले एक तांबे के वलय द्वारा संकलित किया गया है। वराह मुहर बादामी चालुक्यों का व्यापार चिन्ह था। शिला भट्टारिका के बारे में जाने तो चालुक्य राजकुमारी थी, जो कि राजा पुलकेशिन द्वितीय की पुत्री में है। और शिला भट्टारिका की रचनाएं पंचाली शैली का अनुसरण करती हैं। शैली शब्द के बीच के संतुलन पर आधारित है। तो राजशेखर ने भी शिला भट्टारिका की महान और सुंदर रचनाओं की प्रशंसा की है। राजशेखर 9वीं से 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासकों के दरबारी कवि थे। घटनाओं का सही क्रम जाने तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा सम्राट अशोक के अभिलेख को समझने वाली घटनाओं पर उचित काल निर्धारण आसान हो गया था। सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी ब्रह्मदेशम अभिलेख से रानी के सती होने के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद अन्य प्रमुख कवियत्रियों के नाम जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे गार्गी, इनका संबंध 8वीं शताब्दी से है। इन्होंने आत्मा और मुद्दे पर ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी और ऋषि याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद के रचयिता हैं। मैत्रेयी जो कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की वेदों की व्याख्याता थी। नैनारों में प्रमुख महिलाएं 7वीं और 8वीं शताब्दी में करैकल, अमैयर और मंगाइया काशी और इसैगना नियार को सुंदरार की माता के रूप में भी जाना जाता है। अंडाल जो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 12 अलवारों में से एकमात्र महिला थी। अंडाल ने 2 कृतियों की रचना की थी। ये रचनाएं हैं तिरुप्पावाई नचियार तिरुमौली। अक्का महादेवी, इन्होंने कन्नड़ भाषा में रचनाएं की थी जिसे वचन रूप में दिया गया। और बाकी जो देख लीजिए। अगला है सुमेश्वर अभिलेख। पुरातात्विक ने सुमेश्वर में राजा कुलशेखर आलुपेंद्र प्रथम की मृत्यु का उल्लेख करने वाले अभिलेख की खोज की है। उलुप राजवंश से जुड़ा एक ऐसा पहला अभिलेख ही साक्ष्य है और यह अभिलेख तुलु राजवंश के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुलु नाडु सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश भी था। बरकपुर इस राजवंश की राजधानी थी और अलूप शासकों की पहली राजधानी उदयवारा थी। बाद में इसे बरकपुर में स्थापित किया गया। तुलु में एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा प्रचलित थी और पैदयन जैसे लोकगीत और यक्षगान जैसे पारंपरिक लोक नृत्य में शामिल थे। अगला यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। इसमें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में 2 सिटी शामिल हुए थे, जिसे ग्वालियर और कोझिकोड। तो ये शहर अपनी विकास और रणनीति के हिस्से के रूप में संस्कृति और रचनात्मक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ उपयोग हो रहे हैं। कोझिकोड जो है ये साहित्य का शहर है और ग्वालियर संगीत का शहर है। इस शहर का एक संगीत संबंधी इतिहास है। तानसेन यहाँ के माने जाते हैं और बैजू बावरा जैसे दिग्गज संगीतज्ञ इसी शहर से थे। तानसेन को तानसेन की उपाधि विक्रमजीत ने दी थी। इसे ग्वालियर घराने का उत्पत्ति स्थान भी माना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। यूसीसीएन में शामिल अन्य भारतीय शहर हैं, जैसे मुंबई है फिल्म सिटी और चेन्नई है संगीत का और हैदराबाद है पाक कला का और वाराणसी संगीत का, जयपुर शिल्प और लोक कला का, श्रीनगर शिल्प एवं लोक कला का। यूसीसीएन के बारे में जाने तो इसका गठन 2004 में हुआ था। यूसीसीएन में शामिल होने वाले शहरों में वैश्विक पहचान मिलती है, साथ ही उनमें पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है। यूसीसीएन 100 से अधिक देशों में 350 रचनात्मक शहर शामिल हैं। ये शहर निम्नलिखित 7 रचनात्मक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं: शिल्प, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया कला तथा संगीत। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के बारे में, इसकी उत्पत्ति 1945 में की गई, जिसका मुख्यालय पेरिस है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार व सूचना के माध्यम से विश्व शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करना, सतत विकास और अंतर सांस्कृतिक संवाद को योगदान देना। भारत सहित 194 देश और 12 एसोसिएटेड सदस्य है। पहले हैं इसमें यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 का, मैन एंड बायोस्फीयर 1971 का, विश्व विरासत कन्वेंशन 1972 का और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए विषय में 2003 का।
जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि टंगाई पद्धति। तो हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय नौसेना ने सामूहिक रूप से जहाज निर्माण की पुरानी तकनीक जिसे टंगाई मतलब तकनीक की पुनर्विकास किया है। और ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें जहाज के डिजाइन और निर्माण की बात की गई है, जो लकड़ी के तख्तों को एक साथ जोड़कर जहाज का निर्माण किया जाता था पहले। अजंता के एक टंकड़ विधि से निर्मित जहाज के चित्र से लिया गया है। सांस्कृतिक मंत्रालय के प्रोजेक्ट मौसम के अनुरूप है। प्रोजेक्ट मौसम जो है हिंद महासागर में देशों के बीच संचार जोड़ना और उन देशों के बीच एक सांस्कृतिक मूल्य और सरोकारों को बढ़ाना है। प्रोजेक्ट मौसम का लक्ष्य हिंद महासागर में से सीमा से लगे 39 देशों के साथ समुद्री सांस्कृतिक संबंधों का पुनर्निर्माण करना है। और दक्षिण पूर्वी एशिया भारत, अरब और पूर्वी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था पहले ये। और प्राचीन भारतीय बंदरगाह की बात करें तो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं बरगाया, सुपारा, कैलिना, सेमाइला, मंडागोर और पलेपट में, और माली जिगारा और औरानो बास और बीजांटीन, नौरा, टिंडिस, मुजिरिस और नेसिंडा। और पूर्वी तट की बात करें तो ताम्रलिप्ति, चरित्रपुर और पुलूरू, दंतपुर और कलिंगपट्टनम, पिथुंडा और सोपतमा, ये सब चीजें हैं। तो वो याद कर लीजिएगा। पूर्वी तट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों के साथ प्राचीन समुद्री सांस्कृतिक संबंध था और साधो नाम से जाने जाते थे यहाँ के व्यापारी। और ये व्यापारी दक्षिण और पूर्वी एशियाई देशों जैसे बाली, सुमात्रा, सिलोना आदि से यात्रा करते थे। और लाल सागर से हमारा व्यापार होता था जो कि रोमन साम्राज्य के भारत को जोड़ता था। रेशम मार्ग स्थलीय व्यापार था और ये एशिया, चीन के जियान से लेकर तुर्की के एंटियोक तक विस्तारित था। मेवाड़ स्कूल पेंटिंग के बारे में जानते हैं। मेवाड़ स्कूल पेंटिंग तो महाराजा जयसिंह के दरबारी चित्रकार अल्लाह बख्श की बनाई हुई 4000 मेवाड़ी मिनिएचर पेंटिंग प्रदर्शित की गई। 17वीं 18वीं शताब्दी के बारे में यह राजस्थानी चित्रकला की एक शैली है जिसका विकास क्षेत्र में हुआ था। लघु चित्रकला की मेवाड़ शैली की उत्पत्ति 1605 में निसार दीन नामक कलाकार द्वारा चुनाव में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला में विषयगत बदलाव आया। इस शताब्दी में चित्रकला का स्वरूप लौकिक एवं दरबारी होने लगा और विषयों की प्रधानता बढ़ गई। न केवल छवि चित्रण में चित्रकला का अतिशय उदय हुआ बल्कि बड़े आकार एवं आकर्षक दरबारी दृश्यों, शिकार के अभियान, उत्सव, अंतःपुर के दृश्य, खेल जैसे विषय विषय से लोकप्रिय हुआ। और इसमें चित्रों की बात करें तो जैसे जयपुर चित्रकला शैली है, मालवा चित्रकला है, बूंदी चित्रकला शैली, कोटा चित्रकला, बीकानेर, किशनगढ़ और जोधपुर चित्रकला। तो यह राजा मेवाड़ शैली की प्रमुख कला है। साहिबदीन, रागमाला, मनोहर, रामायण का बालकांड और जगन्नाथ बिहारी सतसही का। राजस्थानी चित्रकला के बारे में ये सब चमकदार रंग के उपयोग, मानव आकृति की एक मूर्ति और पारंपरिक अवधारणा और परिदृश्य के अलंकृत निरूपण मुगल चित्रकारी से भिन्न थी। राजस्थानी चित्रकला के विकास के दो प्रमुख कारक योगदान थे। एक समृद्ध राजपूत शासकों द्वारा संरक्षण, दूसरा वैष्णववाद का प्रवर्तन और भक्ति पंथ का विकास। बसोहली चित्रकला, ये कठुआ जिले जम्मू कश्मीर का स्थानीय लघु चित्रकला शैली है। इसे भगोली जीआई टैग मिला हुआ है, ये देख सकते हैं बसोहली। और ये जम्मू कश्मीर का पहला जीआई टैग वाला उत्पाद है। इसमें पहाड़ी चित्रकला की प्रथम शैली मानी जाती है। इसमें कागज, कपड़े या लकड़ी पर चित्रित किया जाता है। प्राकृतिक रंगों और रंगों का उपयोग भी किया जाता है। अदर प्रिंटिंग इन न्यूज में बाघ प्रिंट की बात करें, मध्य प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड में धार जिला प्रशासन के सहयोग से बाघ प्रिंट टिकाऊ बैग बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया है। बागनी नदी के तट पर स्थित बाघ गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह ये प्रिंट सफेद पृष्ठभूमि पर लाल और काले रंग के वनस्पति का उपयोग किया जाता है और इसमें जीआई टैग इसको दर्जा मिला है। मध्य पाषाण काल की चित्रकला है। अगला है तमिलनाडु का पनामलाई पेंटिंग। तमिलनाडु का एक रिपोर्ट के अनुसार तालगिरीश्वर मंदिर के मौजूद 1300 साल पुराने चित्र धूमिल हो रहे हैं और एक अष्टभुजा वाले भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया। इसमें लता तिला भागनी नदी नाम से माना जाता है। शिव के इस नृत्य को देवी पार्वती द्वारा देखा गया था। तो थोड़ा सा है। और चेराइकल स्कूल पेंटिंग, तो ये क्या है? स्क्रॉल पेंटिंग, ये चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना की विशेष चित्रकला। इस पेंटिंग में भौगोलिक जीआई टैग मिला हुआ है। यह नक्काशी कला एक लोकप्रिय संशोधित संस्करण है। स्थानीय रूपांकन से अत्यधिक समृद्ध है। यह कथात्मक प्रारूप चित्रित होती है। इसमें भारतीय पौराणिक के कथाओं का साथ साथ पुराणों और महाकाव्य संबंधित लघु कथाओं को भी चित्रित किया गया है। कथा गीत गाने वाले गायक समुदाय काकी पड़ा गोल
द्वारा कथा वाचन में इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर प्राथमिक रंगों से चित्रित जाता है और लाल रंग की प्रधानता है। पिछवाई चित्रकला ये है। चेन्नई में एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें पिछवाई चित्रकला का प्रदर्शन किया गया जो 350 साल पुरानी है। पिछवाई चित्रकला का उद्भव 400 वर्ष पहले नाथद्वारा नामक एक नगर में हुआ था। इस नगर में राजस्थान में उदयपुर के निकट अवस्थित है। पिछवाई शब्द के उत्पत्ति पीछे और वाई मतलब कपड़ा मिलकर हुआ है। इस शैली के अंतर्गत कपड़े का भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित कहानियों का चित्रण किया गया है। इस शैली के चित्रों के अन्य विषय राधा गोपी, शरद पूर्णिमा, रासलीला, दिवाली, होली जैसे त्योहार आदि। पिछवाई चित्रकला शैली के अधिकतर चित्रों का चित्रण पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायियों ने किया। इस संप्रदाय की स्थापना श्री वल्लभाचार्य ने 16वीं शताब्दी में किया था। गरबा तो अभी पता हो गुजरात के गरबा नृत्य को माना होता है कि अमर सूची मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्रतिनिधि में शामिल किया गया अमूर्त में। और गरबा लोक नृत्य है जो सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अभी समय 2003 के प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध किया गया है। गरबा में भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है। इसे नवरात्रि के समय शक्ति की उपासना में की जाती है। गरबा नृत्य का नाम गर्भ से लिया गया है। गरबा नृत्य की विशेषताएं हैं। मिट्टी के घड़े में छिद्र करके इसमें एक दिया जला के फिर इससे को सर पे रख के डांस किया जाता है और गरबा करते हैं। और नृत्य देवी अम्बे माँ के चित्र के आसपास भी किया जाता है। इस दौरान नर्तक वामावर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़े के चारों ओर चक्कर लगाकर नृत्य करते हैं। इसे पारंपरिक ढोल, ड्रम और संगीत यंत्र भी बजाए जाते हैं। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण अधिनियम 2003 के बारे में जाने तो पेरिस में आयोजित एक बैठक में अपनाया गया था। इस समय का उद्देश्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण करना था। अंतर सरकारी समिति का गठन किया गया था। इसको ये मतलब इसको संरक्षण यूनेस्को के अधीन और अपनी किसी अमूर्त विरासत को शामिल करने के लिए सौंपे गए प्रस्ताव का अनुरोध जांच करती है ये। और आईजीसी जो है 24 सदस्य होते हैं। इनमें सदस्यों का चुनाव कन्वेंशन की महासभा द्वारा किया जाता है। भारत को 2022 में आईजीसी मतलब इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के 4 सालों के कार्यकाल के लिए चुना गया था। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में जाने तो अनुच्छेद 2 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को परिभाषित किया गया है और इसमें मौखिक परंपराएं, निष्पादन कला, सामाजिक प्रथाएं हैं, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान एवं परंपराएं हैं और पारंपरिक शिल्प कौशल है। तो भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कुट्याम संस्कृत रंगमंच, लद्दाख का बौद्ध जप मंत्रोच्चार है और वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, संकीर्तन संस्कृत में एक प्रकार का अनुष्ठान, मणिपुर का एक प्रकार का अनुष्ठान गायन जिसमें ढोल बजाते हुए नृत्य करते हैं, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, ये पंजाब के जड़ियाल गुरु ठेठोरों द्वारा निर्मित पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन और रामायण गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच और नवरोज और छऊ नृत्य और योग और कलबेलिया राजस्थान का लोकगीत नृत्य और कुंभ मेला है और मुट्ठी में मेटू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य कला और लोक कोलकाता में दुर्गा पूजा है। सब चीजें हैं। अदर डांस फॉर्म इन न्यूज में जो है चाम लामा डांस, ये जो है गुरु पद्म संभव के जन्म दिवस पे मनाने के लिए तिब्बती लोग करते हैं, बौद्धों द्वारा किया जाता है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म का अनोखा मुखौटा नृत्य है। अपने आप में ध्यान का एक रूप माना जाता है। ये लोसर जैसे त्योहारों के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। ये निंग पापा के संस्थापक पद्म संभव के चाम नृत्य की परंपरा की शुरुआत की गई थी। इस नृत्य में सामान्यतः पद्म संभव के जीवन काल के दृश्यों के उनके 8 स्वरूपों का दर्शाया जाता है। कोलकाली डांस, ये हाल में थे सेंट थॉमस के भारत आगमन में केरल के त्रिशूल कोलकाली नृत्य का प्रदर्शन किया गया और ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रचलित एक लोक कला है। और अगला है पुलिकली टाइगर डांस। ये पुलिकली टाइगर डांस ये केरल में होता है। त्रिशूर में ओणम त्योहार के कार्निवाल जैसा समापन के लिए 250 से अधिक पुलिकत नर्तकों ने भाग लिया। इसमें ये लोग बाघ की त्वचा वाला कपड़ा पहन करके डांस करते हैं और ये तकिल, उडुक्कू और चंदा जैसे पारंपरिक आघात वाद्य यंत्रों की ताल पर नृत्य करते हैं और नृत्य का मुख्य विषय बाघ का शिकार है और उसमें प्रतिभागी बाघ शिकारी की भूमिका निभाते हैं। अदर न्यूज रिलेटेड इन आर्ट फॉर्म में देखेंगे गिलगित पांडुलिपियम, ये देख सकते हैं। तो यूनेस्को के अनुसार बर्च की छाल की मिट्टी लेपित गिलगित पांडुलिपियम भारत की सबसे पुरानी और अस्तित्वमान पांडुलिपि है। इन्हें 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था। विविध और गैर विविध दोनों बौद्ध कृतियां हैं। ये कृतियां संस्कृत, चीनी आदि जैसी अन्य भाषाओं के विकास पर भी प्रभाव डालती हैं। समाधि राज सूत्र और संदर्भ पुंडरीक सूत्र सहित अन्य बौद्ध सूत्र इसमें शामिल हैं। इन पांडुलिपियों को पहली बार 1931 में कश्मीर के गिलगिट और नौपुर गांव में एक प्राचीन
स्तूप जैसे संरचना के अवशेष में खोजा गया था। ओल चिकी स्क्रिप्ट, तो प्रधानमंत्री ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि का उपयोग करके संथाली जनजाति को हूल दिवस की शुभकामना दी थी। तो और इस लिपि का विकास जो है 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने किया था। संथाली एक मुंडा भाषा है। ये भाषा मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, पूर्वी नेपाल और भूटान में बोला जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार संथाली बोलने वालों की संख्या लगभग 7.3 मिलियन है। इस विद्रोह का मुख्य कारण 1793 का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम था। इसके कारण वीरभूम और मानभूम जैसे इसका विस्थापन हो गया। यह विद्रोह झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में दामिन एक कोह क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था। संथाल विद्रोह को शांत करने के बाद औपनिवेशिक शासन ने निम्नलिखित कदम उठाए। संथाल परगना का गठन किया और एक संथाल किसी गैर संथाल को भूमि हस्तांतरण करना अवैध घोषित किया। और है पानीगिरी आर्टिफैक्ट्स, तो ये कलाकृतियां 200 से 400 ईसा पूर्व की अवधि में संबंधित है। ये कलाकृतियां पहली बार 1942 में खोजी गई थी। 2003 में इसको फिर से खोजा गया था। और फाड़ीगिरी तेलंगाना राज्य का एक छोटा सा गांव था। मुख्य तथ्य यह है कि ये कलाकृतियां बौद्ध धर्म के इतिहास में युगांतरकारी परिवर्तन को दर्शाती है। ये बुद्ध देवीकरण और बौद्ध प्रथाओं में संत घोषित करने और अनुष्ठानों का प्रचलन शुरू करने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। यहाँ से प्राप्त कलाकृति बुद्ध को सलवट पड़े हुए रोमन टोगा पहने दर्शाया गया है और कलाकृति चूना पत्थर से बनी हुई है। यहाँ से प्राप्त तोड़ों से महायान और हीनयान दोनों संप्रदायों की उपस्थिति का पता चलता है। वज्र मुष्टि कलागा, तो ये वज्र मुष्टि कलागा कुश्ती का एक अनूठा रूप है। ये पारंपरिक कुश्ती से अलग है। इसमें जटिल लड़ाकू शामिल होते हैं। ये कुश्ती में शामिल होने वाली वज्र मुष्टि नामक एक हथियार का उपयोग किया जाता है। वज्र मुष्टि को नक्कड़ डस्टर भी कहा जाता है। ये खेल जो भी पहलवान पहले प्रतिद्वंदी के सिर से खून निकालता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। इसका उपयोग नवरात्रि के 9वें दिन मैसूर पैलेस में किया जाता है। इनका पहली बार उल्लेख चालुक्य वंश 1124 और 1138 के राजा सोमेश्वर द्वितीय की कृति मनसोल्लास में हुआ था। और इसमें नूनीज ने भी कुश्ती के स्वरूप का उल्लेख किया था। फर्नांडो नूनीज ने भी, पुर्तगाली यात्री जो था, उनके द्वारा यह खेल विजयनगर साम्राज्य में भी प्रचलित था। और अगला है इम्पोर्टेंट साइट्स इन न्यूज, तो इसमें है कीलाडी एक्सकेवेशन। तो ये तमिलनाडु किलाड़ी पुरातत्ववेत्ता संगम युग की क्रिस्टल कार्ड से बनी एक भार मापक इकाई की खोज हुई है। किलाड़ी कीलड़ उत्खनन स्थल के बारे में जाने। तमिलनाडु की वैगई नदी पर स्थित एक गाँव, छोटा सा गाँव है। और साई और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है। चलिए इतना ही जानते हैं इसके बारे में। अब सुर्खियों में रहे अन्य संगमकालीन स्थल है, जैसे पोरपन कोट्टई स्थल। यह तमिलनाडु के पट्टुकोट्टई जिले में अवस्थित है। और यह स्थल की गई खुदाई में क्या हुआ, संगम युग से संबंधित सोने का स्टड हड्डी से बनी एक नुकीला औजार तथा एक कानेलियन मन का प्राप्त हुआ है। समाधान स्थल का संकेत मिलता है तथा दुर्ग क्षेत्र में स्थल के अंदर जल निकाय के प्रमाण भी मिले हैं। हड्डी के नुकीले औजारों की खोज से संकेत मिलता है। पोरपन्ने कोट्टाई पुनाई उद्योग का स्थल है। आदिचनल्लूर आदिचनल्लूर एक पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना के लिए एक आधारशिला रखी गई है। आदिचनल्लूर उस 5 स्थलों में से एक है जिन्हें प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किया जाने की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी। अन्य 4 स्थल है राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, धौलावीर वीरा और शिव सागर जो असम में है। आदिचनल्लूर लौह युग का एक समाधान स्थल है। तमिलनाडु के तुत्तुकुडी जिले में तमिर बरड़ी नदी के तट पर स्थित है। आदिचनल्लूर महापाषाण संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर खुदाई से 467 ईसा पूर्व की अलग अलग पुरावस्तुएं तथा 662 और ईसा पूर्व के मिलियट्स और धान जैसे खाद्यान्न के अवशेष प्राप्त हुए हैं। संगम साहित्य में वर्णित प्राचीन समुद्री बंदरगाह कोराकाई आदिचनल्लूर के पास अवस्थित था। अदर इम्पोर्टेंट साइट न्यूज देखेंगे। जूना खाटिया साइट, पुरातत्वविदों ने 2018 के बाद में इस जगह पर 5000 समाधियों की खोज की है। जूना खाटिया पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है। यह गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुका में स्थित है। भारत में अब तक सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल। गुजरात के अन्य हड़प्पा स्थल है लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा आदि। समाधि संरचनाएं मानव द्वारा परिष्कृत बलुआ पत्थर से बनी है। अधिकतर संरचनाओं को योजना आयताकार तथा कुछ संरचनाएं अंडाकार या गोलाकार योजना भी निर्मित है। रिजर्व स्लिप वेयर जार चित्रकारी की विशेषता देखी गई है। चेब्रोलू, तो चेब्रोलू आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में कई मंदिर निर्मित है। इस स्थान पर पूर्वी चालुक्य वेलंती चोट, काकती, पोटा और राजुलुजु पेरिसचेदी आदि राजवंश के शासन किया। यहाँ पे
मुख्य मंदिर है चतुर्मुख महेश्वर मंदिर। यह मंदिर एक तालाब के बीच में स्थित है, भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। भीमेश्वर, इसका निर्माण पूर्वी चालुक्य राजा चालुक्य भीम ने करवाया था, जो 2 मंजिल मंदिर है। इसमें एक विशाल शिवलिंग विद्यमान है। नागेश्वर स्वामी जो 11वीं सदी का है, और आदिकेश्वर जो कि चोल शैली से निर्मित भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। अगला है मेनहीर, तेलंगाना की विरासत संरक्षण के उत्साही समर्थक तेलंगाना के मुदुमल गांव में मेनहीर के लिए यूनेस्को दर्जे की मांग कर रहे हैं। मेनहीर महापाषाण काल के बड़े व सीधे खड़े पत्थर हैं। आमतौर पर इन्हें किसी समाधि स्थल के ऊपर या किसी समाधि स्थल के करीब स्मारक के रूप में स्थापित किया गया। पुरातत्वविदों के अनुसार मेनहीर को इस तरह स्थापित किया गया कि विषुव और संक्रांति जैसे विशेष दिनों में एक सीधी रेखा के छाया बनकर रह सके। मेनहीर की मदद से आरंभिक कृषक समुदाय में सूर्य की बदलती स्थिति का चार्ट बना सकते हैं। यह मेनहीर देख सकते हैं। और मिदुवल में मेनहीर के बारे में, मिदुवल गांव दक्षिण पूर्व एशिया में मेनहीर के सबसे बड़े समूह का केंद्र है। 3500 साल पुराने हैं। इन स्थानीय लोग इसे नीलू रल्लू कहते हैं, जिसका अर्थ है खड़े पत्थर। तोप्पीकल्लू या हेड स्टोन्स, केरल के मलप्पुरम जिले में तुरुनावाया के निकट नागापारंबा में इसी संख्या में महापाषाण कालीन हेड स्टोन्स पाए जाते हैं। तिरुनावाया भरतपुझा नदी के तट पर स्थित है। इसे प्राचीन मनकम की भूमि माना जाता है। मनकम 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला शासकों की भव्य सभा को कहते हैं। हेड स्टोन को मलयालम में तोप्पीकल्लू कहा जाता है। गोलाकार लेटराइट पत्थर है। इसका उपयोग महापाषाण काल के दौरान समाधान के कलशों को ढकने के लिए किया जाता था। सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब देख सकते हैं। सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब को भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ वन प्रभा की कनिका रेंज में अवस्थित है। मेहराब आकार में अंडाकार और लगभग 12 मीटर ऊंची है। निम्न मध्य जुरासिक काल की भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब माना जाता है। यह तो अन्य प्राकृतिक मेहराब तिरुमाला और पहाड़िया में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद है। शिशुपालगढ़, हाल ही में भूमाफियाओं ने दुर्गीकृत प्राचीन नगर शिशुपालगढ़ की दीवार के एक हिस्से को नष्ट कर दिया है। शिशुपालगढ़ के बारे में जानते भुवनेश्वर के निकट स्थित है। इसका निर्माण 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। कलिंग राजवंश की राजधानी थी। ये दुर्गीकरण की 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास अब तक का यह जब राजा खारवेल ने इस नगर की मरम्मत करवाई थी, तो उसकी योजना और संरचना पूर्णतः वर्गाकार रूप है। यह चारों ओर से सुरक्षात्मक प्राचीरों से घिरा हुआ है। यह नगर प्राचीन समय में व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। इस प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। भायखला रेलवे स्टेशन के बारे में जाने तो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसको। ये 169 साल पुराना है और एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। और भायखला रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, म्यूजियम, गोलकुंडा किले की बावड़िया तथा डोमकोंडा किला भी 2022 में अलग अलग श्रेणी में से पुरस्कार विजेता है। 2000 में इन्हें सांस्कृतिक विरासत वाले क्षेत्र संरक्षण और पुनर्बहाली के प्रयास में लगे व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक निजी भागीदारी सम्मानित करना है। विस्लिंग विलेज, एक सांसद के प्रधानमंत्री के समकक्ष मेघालय के कोंगथोंग गांव की विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। भारत का एकमात्र विसिंग गांव नाम की वजह सिटी बाजार एक दूसरे को बुलाना है। कोथगोंग गांव के बारे में जाने तो पूर्वी खासी पहाड़ी में अवस्थित है और ये अपनी अनूठी जिंगरवाई लवली कारण विस्लिंग विलेज के रूप में लोकप्रिय है। जिंगरवाई लवबी का अर्थ है वंश की प्रथम महिला का गीत। यह एक ऐसी परंपरा है जिसके तहत एक माता अपने शिशु के जन्म समय नाम की बजाय एक धुन या लोरी पुकारती है। कोंगथोंग लोगों का संबंध खेंग खासी जनजाति से, यह समुदाय खासी भाषा बोलती है। अब है अगला न्यूज जो कि व्यक्तित्व से रिलेटेड है। तो ये है व्यक्तित्व से रिलेटेड तो मिहिर भोज, तो कन्नौज ट्रायंगल त्रिपक्षी संघर्ष पता ही होगा, गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट का। तो हाल ही में हरियाणा के कैथल में राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक थे और अपने माता पिता रामभद्र के उत्तराधिकारी बने थे और इन्होंने 838 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन होते हुए उन्होंने आदिल वरा भगवान विष्णु के भक्त की उपाधि धारण की थी। और एक मिनट, तो उन्होंने आदिवरा की उपाधि भी धारण की थी
और शिव भक्त विष्णु भक्त थे। इनके अलावा शासनकाल में कुछ सिक्कों पर वादी बराबर उत्कीर्ण है। अरब व्यापारी जो कि सुलेमान ने उन्हें महानतम गुर्जर प्रतिहार सम्राटों में से एक बताया था। कला और साहित्य के भी महान संरक्षक थे। उन्होंने कवि राजशेखर को संरक्षण दिया था। मीर भोज का राजनीतिक समेकन उन्होंने विजय और कूटनीतिक माध्यम से प्रतिहार साम्राज्य को पुनर्गठित व समेकित किया था। दरार, दौलतपुर, कहला, पहेवा आदि स्थानों पर पाए गए अनेक अभिलेख जानकारी प्रदान करते हैं कि मालवा राजपूताना व मध्य प्रदेश पर उनका नियंत्रण था। किल्लड़ की तरंगड़ी में उन्होंने उल्लेख मिलता है कि साम्राज्य का विस्तार उत्तर कश्मीर तक था। त्रिपक्षीय संघर्ष में पूर्व पालो दक्कन के राष्ट्रकूटों के साथ कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। उन्होंने पाल राजा देवपाल के साथ युद्ध लड़ा और ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार भोज ने देवपाल के पुत्र को हराया था। उनके शासनकाल के दौरान अमोघ वर्ष और द्वितीय कन्नौज पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट थे और भोज ने राष्ट्रकूटों से कन्नौज को जीतकर अपने साम्राज्य नर्मदा नदी तक विस्तार भी किया था। गुर्जर प्रतिहार 730 से 1036 तक थे। प्रमुख शासक इसमें नागभट्ट थे, वत्सराज थे, फिर नागभट्ट द्वितीय थे, फिर मिहिर भोज थे, फिर महेंद्रपाल थे, फिर जसपाल अंतिम शासक थे। और बड़े नगर थे उज्जैन का वत्सराज की राजधानी थी और कन्नौज मिहिर भोज और उत्तरवर्ती शासकों की राजधानी थी। पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख भैंसांग यात्रा वृत्तांत और बाणभट्ट का हर्षचरित इसके साहित्यिक स्रोत है। और प्रशासन की बात करें तो राजाओं परमेश्वर महाराजा धीराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां प्रदान की गई थी। इनके प्रशासन में मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। राजा को भुक्तियों और मुक्तियों को मंडलों और फिर से मंडलों को नगरों गांवों में विभाजित किया जाता था। गांव का प्रशासन स्थानीय स्तर का किया जाता था। समाज में जाति व्यवस्था प्रचलित थी। अंतरजातीय विवाह भी होते थे। शाही और अमीर वर्ग के लोग बहुविवाह करते थे। ब्राह्मणवादी धार्मिक व्यवस्था के लिए प्रगति का युग था। तत्कालीन समय में बौद्ध शैव शक्ति और सबसे प्रमुख संप्रदाय इस काल में मूर्ति पूजा, यज्ञ और धार्मिक स्थलों का दान देना भी प्रचलित थे। इस वंश के कला स्थापत्य की बात करें तो कला स्थापत्य साहित्य के महान संरक्षक थे। विष्णु का विश्व स्वरूप शिव और पार्वती का विवाह, महिला आकृति, सुंदर आदि इस कला में शामिल थे। इस राजवंश की स्थापत्य कला के सबसे उत्कृष्ट कार्यों को ओशियों में देखा जा सकता है, जहाँ स्थापत्य की महामारू जैसी निर्मित हरिहर मंदिर विशेष ओसिया आधुनिक राजस्थान के जोधपुर जिले में अवस्थित है। ओसिया निर्मित आरंभिक रचनाएं मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इस शैली मुख्य मंदिर का 4 सहायक मंदिरों में घिरा हुआ था। ग्वालियर किले की तेली का मंदिर भी स्थापित कला का अद्भुत नमूना है। शक्ति पंथ को भी समर्पित है। आगे देखेंगे संत मीराबाई के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई गई और 1498 से ये 1546 तक थी। ये मीराबाई जो थी भक्ति आंदोलन के महान संत कवियों में से एक थी। हिंदू राष्ट्रवादी कवित्री थी और कृष्ण भक्त थी। उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर राजा रतन सिंह के घर हुआ था। उनकी बचपन का नाम यशोदा था। 1516 में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोज से हुआ था। राणा सांगा ने अन्य राजपूत शासकों के साथ मिलकर मुगल शासक बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा था और एक सत्र संत के रूप में उनका जीवन सगुण भक्ति धारा की कवित्री थी। वे बचपन से ही भगवान कृष्ण को पति मानती थी। वे भगवान श्री कृष्ण को गिरधर गोपाल कहती थी। पायोजी के मैंने राम रतन भर पायो उनकी प्रमुख कविताएं हैं। मीराबाई के गीत काव्य ब्रज भाषा में संकलित हैं। इन गीत काव्य संकलन राधे की पूजा करते समय उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं। राग गोविंद नरसिंह की मायरा गीत गोविंद पर टीका, मीराबाई की मल्हार राग बिहाग और गरबा गीत शामिल हैं। रॉबर्ट ब्लाई और जेन हिल्सफील्ड ने अपनी पुस्तक मीराबाई एक्सटेटिक पोएम्स में मीराबाई की कुछ कविताओं के अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भक्तमाल ब्रज भाषा में रचित एक काव्य संग्रह। इनकी रचना गुरु दास ने 1585 में की थी। मीराबाई जीवन के बारे में वर्णन किया था। समाज सुधारक के रूप में वे संत रविदास की शिष्या थी। संत रविदास अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति संबंधी थी। मीराबाई अपने गीतों में काव्य में उच्च जातियों द्वारा निर्मित मानदंडों को खुले तौर पर चुनौती दी थी। भक्ति आंदोलन के बारे में जाने तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में मानी जाती है। इस आंदोलन में संतों ने जाति आधारित भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की और सभी मनुष्य की समानता पर बात किया। भक्ति संत और उन संबंधित क्षेत्र के बारे में देखें तो सूरदास उत्तर प्रदेश से सूरदास, रामदास 16वीं शताब्दी में और कबीर 15वीं में, रैदास 15वीं में, वल्लभाचार्य 15वीं में, तुलसीदास 16 और 17वीं में थे। और शंकर देव जो थे यहाँ देख सकते हैं आप सिक्किम वगैरह साइड, और चैतन्य महाप्रभु यहाँ झारखंड साइड, उड़ीसा साइड सॉरी, और ये है
पुरंदरदास, और यहाँ पर देखेंगे नम्मलवार, मणिकवाड़ सागर और रामानुज 11वीं शताब्दी में। और उसके बाद है बसवन्ना, यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक एरिया में। और यह ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास यहाँ पर 13वीं से 17वीं शताब्दी तक ये लोग थे यहाँ पर। मीराबाई को देख सकते हैं यहाँ पर। और नरसिंह मेहता को 15वीं शताब्दी में। अब दादू जो थे, ये गुजरात का एरिया है, गुजरात राजस्थान, ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर थे दादू। और गुरु नानक को देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो भक्ति आंदोलन का अलवार भगवान विष्णु के नयनार और भगवान शिव संतों के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने अपने भजनों में स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया था, इस कारण उनका जनता के प्रति जुड़ाव संभव था। नयनार भगवान शिव से भक्त थे, उनकी 63 संख्या थी। प्रसिद्ध नयनार संत थे अपार, सुंदरार और तिरुगढ़ और संबदर और मणिकवाचर आदि। अलवार ने भगवान विष्णु के भक्त थे, इनकी संख्या 12 थी। प्रसिद्ध अलवार संत थे नावमलवार और तिरुमंगई अलवार और अंडाल पेरियालर वार। और अंडाल के भक्ति गीतों को तिरुपवाई कहा जाता है। अलवार संतों के भक्ति गीत से दिव्य प्रबंधन में संकलित है। मध्य और उत्तर भारत 13वीं शताब्दी के आसपास भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत में, मध्य और उत्तर भारत में प्रसार होने लगा। इस दौरान उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर देखी गई। क्षेत्र में प्रचलित भक्ति परंपराओं को निम्नलिखित 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। ये तो पता ही होगा। अगला है महाराष्ट्र में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में संत कवि हुए, जिनमें मराठी भाषा में लिखे गीत आज भी लोकप्रिय हैं। और बाकी देख सकते हैं असम में नव वैष्णववाद, जिसमें शंकर देव ने किया था। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत है। भगवान श्री कृष्ण का अन्य भक्ति संकीर्तन तथा लोक गायन जरिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रसार किया। अब रानी दुर्गावती के बारे में जानेंगे। हाल ही में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई। और ये रानी दुर्गावती का जन्म बांदा में महोबा चंदेल राजवंश में हुआ था। हालांकि 12वीं शताब्दी के अंत तक चंदेल राजवंश का पतन हो गया, लेकिन बाद में चंदेल शासक कीरतपाल सिंह द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। उनका विवाह 1542 में गढ़ा कंटका में गोंड राजवंश के शासक दलपत शाह से हुआ था। गोंड सबसे बड़े जनजाति समूह में से एक जनजाति मध्य भारत में निवास करती है। नेतृत्व संभालना रानी ने 1550 में दलपत शाह की मृत्यु के बाद उन्होंने गोंड राजवंश की सत्ता संभाली थी। अकबर के साथ संघर्ष रानी के शासनकाल के दौरान अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में गोंड साम्राज्य का आक्रमण किया था। और रानी दुर्गावती का योगदान अवसंरचना निर्माण में रानीताल, चेरीताल, आधारताल जैसे जलाशयों का निर्माण करवाया था। उन्होंने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ आसान की थी। नई राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित थी। धर्म गुरुओं का संरक्षण रानी दुर्गावती ने आचार्य विठल नाथ गौड़ से पुष्टि मार्ग पंथ की एक पीठ स्थापित करने की अनुमति दी थी। उन्होंने बल्लभ समुदाय के धर्म गुरु विठलनाथ का स्वागत भी किया था और दीक्षा भी प्राप्त की थी। मालवा के बाज बहादुर पर विजय, तारीख फरिश्ता के अनुसार दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया था। चंदेल वंश की बात करें तो ये जो जाक मुक्त वंश भी कहलाता है। संस्थापक, इस वंश के संस्थापक नन्नुक थे 835 में। और यशोधर्मन, दिंग, विद्याधर, परम देव और त्रैलोक के वर्मन इसके शासक थे। और प्रमुख चंदेल शासकों की राजधानी खजुराहो थी। हालांकि बाद में इसे बदलकर महोबा कर दिया गया था। भाषा, संस्कृति और प्राकृतिक सामाजिक व्यवस्था, बड़ व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार था। और पतन था महमूद गजनी कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण के परिणाम स्वरूप इस वंश का पतन हुआ। और ऐतिहासिक लेखन में दुर्गावती कहानी अबुल फजल और ब्रिटिश कर्नल स्लीम की रचनाओं में प्राप्त होती है। इन्होंने बुंदेलखंड की स्मृति विरासत के निर्माण में योगदान दिया था। साथ ही कलिंजर किले के अंदर कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक 350 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समारोह में आयोजित किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज 1627 से 1680 के बारे में। छत्रपति शिवाजी 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले में मुन्नार के पास सिनेवरी किले में हुआ था। इनकी माता जीजाबाई और पिता शाहजी राजा भोसले थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देशमुख नामक शक्तिशाली योद्धा परिवारों के समर्थन में एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। स्वराज की स्थापना की बात करें तो वह स्वराज अपना कार्य पुणे क्षेत्र में शुरू किया। वह निवासियों के मावल कहा जाता था। स्वराज की स्थापना में शिवाजी का महाराज का उद्देश्य उनकी आधिकारिक मुहर या मुद्रा में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया। उन्होंने स्वराज के उद्देश्य के बारे में शिवाजी साम्राज्य हमेशा लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहेगा। और उनके किले थे मोरमदेव राजगढ़ का और तोरण कोंडला का और पुरंदर के किलों को अपने अधिकार और स्वराज की नींव रखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक संरचना,
राजा का स्थान शासन में शीर्ष पर था। शिवाजी को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। इस मंत्रिपरिषद में कुल 8 मंत्री होते थे। इन्हें वरिष्ठ प्रधान कहा जाता था। पेशवा होते थे प्रधानमंत्री, अजूमदार लेखाकार होते हैं, वाकयानवीस गुप्तचर होते थे, दबीर अथवा सोमंत विदेश मंत्री होते थे, सेनापति न्यायाधीश और पंडित राव धर्मांत अनुदानों के प्रभारी होते थे, सचिव शाही आदेश तैयार करने वाला होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने नियमित सैनिकों को नगद वेतन दिए जाने की प्राथमिकता दी थी। कभी कभी सेना प्रमुख को राजस्व अनुदान भी दिया करते थे। मिरासदारों और कड़ी निगरानी रखी जाती थी। अपनी आय में वृद्धि की थी, न चौथ वसूला था। और छत्रपति शिवाजी महाराज का सैन्य संगठन की बात करें तो गुरिल्ला और पहाड़ी युद्धों में प्रशिक्षित घुड़सवारी थी और सैन्य टुकड़ी भी थी, पैदल सैन्य और मावली और हेतकरी उनके सबसे उत्कृष्ट सैनिक थे। मराठा नौसेना का गठन। नौसेना के जहाजों बेड़ों में विविध प्रकार के 400 जहाज शामिल थे। उनमें गुरब, गलबट और पाल जैसे युद्धपोत शामिल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य संगठन योजना में दुर्गों की प्राथमिकता थी। दुर्ग का संपूर्ण प्रभार किसी एक अधिकारी को नहीं सौंपा गया था। इसकी बजाय प्रत्येक किले में हवादार और एक सबनीस और सरनोबत होते थे। उन्होंने समुद्री दुर्गों का निर्माण करवाया था और ये दुर्ग नौसेना को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जंजीरा के सिद्दी और पुर्तगालियों में नियंत्रित होते थे। उन्होंने सुवर्द दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1664 में मलवान में सिंधु दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया था। लगभग इसी समय उन्होंने विजय दुर्ग नाम के किले को भी मजबूती से करवाया था। उन्होंने सिद्दियों की शक्ति का मुकाबला करने के लिए राजपुरी के सामने एक छोटे से द्वीप पर पददुर्ग नामक किले का निर्माण भी करवाया था। सर सैयद अहमद खां। तो 2023 में सर सैयद अहमद खां की 150वीं श्रद्धांजलि दी गई, मतलब पुण्यतिथि की। सर सैयद खां जो थे 1817 से 1898 के बाद थे। उन्होंने एक सिविल सेवक, पत्रकार, शिक्षाविद, समाज सुधारक और इतिहासकार के रूप में भूमिका निभाई है। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो अहमद खां इस्लाम की व्याख्या में इज्तिहाद की वैधता पर बल दिया था। कुरान की शिक्षाओं को इन्होंने विज्ञान द्वारा खोजे गए प्रकृति के नियमों के बीच समानता में स्थापित करने पर बल दिया था। और इनकी रचनाएं थी असबाब बगावत हिंद और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट नामक पत्रिका को प्रकाशित की थी इन्होंने। और ये साइंटिफिक सोसाइटी के एक अभिन्न अंग थी। सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। उनका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर लोगों को चेतना की जागृति करना था। वे ईसाई धर्म के भी जानकार थे। उन्होंने कमेंट्री ऑन द होली बाइबल नामक पुस्तक की रचना की थी। ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण, आसार उस सनादीद जैसी रचनाओं ने भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में योगदान दिया था। एक समाज सुधारक के रूप में उनकी भूमिका जाने तो सर सैयद अहमद खान ने 1663 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। उनका उद्देश्य मुसलमान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना था। इस सैयद ने यह अनुभव किया था कि मुसलमानों की उन्नति आधुनिक शिक्षा अपनाने और अंग्रेजी भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए निर्भर थी। 1875 में अलीगढ़ ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। वे अज्ञानता, धार्मिक असहिष्णुता और तर्कहीनता के खिलाफ थे। राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ अपने बाद के वर्षों में सर अहमद सैयद ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए प्रोत्साहित किया था और उन्हें द्विराष्ट्र सिद्धांत के संस्थापकों में से एक माना जाता है। महिलाओं के अधिकारों के संबंध उनके विचार, यह असंगठित ट्यूबर आधारित घरेलू शिक्षा का समर्थन किया था। उनका मानना था कि महिलाओं को उनको पारिवारिक भूमिकाओं का अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि महिलाओं के प्रति इस तरह की धारणा रखने वाला उन्हें आलोचना का समान सामना करना पड़ा था। उन्होंने विवाह, शिशु हत्या और बाल विवाह की निंदा की थी। महर्षि दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनकी 200वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 में तक थे। ये एक समाज सुधारक थे। उन्होंने 1824 में कठियावाड़, मोरबी में, गुजरात में जन्म लिया था। इनका मूल नाम शंकर था। उन्होंने स्वामी बिरजानंद के संधियों में रहते हुए मथुरा में पाणिनि और पतंजलि की रचनाओं का अध्ययन करना, उपदेश देना शुरू किया था। साहित्य रचना सत्यार्थ प्रकाश है और वेद भाष्य भूमिका है, वेद भाष्य है। और दयानंद सरस्वती का दर्शन है वैदिक मानव निर्मित कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध, और उन्होंने वैदिक विचारधारा को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया। वेदों की परम सत्ता को स्वीकार किया और सत्यार्थ प्रकाश में वैदिक सिद्धांतों की ओर वापसी पर जोर दिया। वेदों की ओर लौटो चलो उनका नारा था। जाति प्रथा की बात करें तो उन्होंने दावा किया कि जाति वंशानुगत नहीं बल्कि व्यक्ति की प्रतिभा और स्वभाव पर निर्मित होती है। उन्होंने जाति संस्था पूरी तरह से विरोध नहीं किया था। उन्होंने इसके भीतर महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की। छुआछूत को प्रथा के खिलाफ हुए सभी जातियों के लिए वैदिक शिक्षा की वकालत करते थे। महिला एवं
अच्छा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह के बहिष्कृत स्थिति रहने का विरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए एक अभियान भी शुरू किया था। उनका शिक्षा का भार राज्य को उठाना चाहिए, ये वे अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में थे। महर्षि दयानंद की स्मृति में लाल हंसराज ने एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी। इससे शिक्षा प्रणाली में पूर्ण बदलाव की शुरुआत हुई थी। उनका उद्देश्य भारतीय छात्रों को समकालीन अंग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ वेदों के अध्ययन अध्यापन के लिए एक अदैतनिक पाठ्यक्रम भी प्रदान किया था। राजनैतिक दर्शन दयानंद सरस्वती के राजनीतिक दर्शन के दो केंद्रीय विचार थे। पहला प्रबुद्ध राजशाही का विचार और एक अवधारणा जिन्हें उन्होंने मनुस्मृति के उधार लिया था। इसका अर्थ यह है कि ऐसी राजशाही है जो पूरी तरह से धर्म के पालन पर आधारित है। दूसरी कुछ हद तक विरोधाभासी धारण निर्वाचित प्रतिनिधित्व यानी लोकतंत्र संबंधित थी। सामाजिक आंदोलन उन्होंने गोरछा आंदोलन और सूदी कार्यक्रम शुरू किए थे। राष्ट्रीय आंदोलन स्वराज का विचार 1876 में पहली बार स्वराज का शब्द इंडिया फॉर इंडियंस के रूप में इसका श्रेय दिया जाता है। इसका आगे चलकर लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने इसका इस्तेमाल किया। स्वदेशी को बढ़ा देना, उन्होंने स्वदेश निर्मित वस्त्रों का उपयोग की वकालत की और कारखानों की स्थापना का समर्थन किया। उन्होंने कई विदेशी राजाओं से बात की कि उन्होंने स्वदेशी होने के लिए प्रेरित किया। आर्य समाज वैदिक स्कूल 1875 में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। इसके संविधान को लाहौर में अंतिम रूप दिया गया। यह केशववादी हिंदू व्यवस्था है जो अनुष्ठानवादी कर्मकांडों और सामाजिक हठ धार्मिकताओं को नकारती है। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को काल्पनिक मान्यताओं से दूर ले जाना और कुड़वंतो विश्वमारियम आर्य समाज का नारा था। इसका विश्व को आर्य बनाते चलो अर्थात संसार को मनुष्यों के रहने के लिए सभी तरीके सर्वोत्तम स्थान बनाना था। यह पहला हिंदू संगठन था जिसमें हिंदुत्व में धर्मांतरण का समावेश था। आर्य समाज के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सार्वभौमिक विचार पर आधारित थे, जैसे शुद्ध ज्ञान का स्रोत ईश्वर और कार्यों का नैतिक औचित्य और अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान की किरणें अवश्य दूर करती हैं। आर्य समाज ने बड़ी संख्या में शैक्षणिक संस्थान, अनाथालय और 1886 में लाहौर में पहला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला। 1892 में आर्य समाज का गुरुकुल और कॉलेज समूह में विभाजन हो गया और रूढ़िवादी गुट के नेता स्वामी श्रद्धानंद थे और उग्र सुधारवादी गुट के नेता लाला हंसराज थे। यह विभाजन इस बात से लेकर हुआ था कि इस भाषा को बढ़ावा दिया जाए और किस बात का प्रकार परोसा जाए। और है अगला श्री अरविंद घोष, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।